गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो फोर्थ चैप्टर के हैं। थर्ड चैप्टर के हम लोगों ने 2 मार्क्स 1 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन कर लिए। अब अगर हम लोग देखें तो इन क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज़ें करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 3 बातों की तरफ ध्यान देना है। पहली बात कि हमें प्रेजेंटेशन कैसा देना है और उसके कितने पॉइंट, जो बात पूछी जाए उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसके अलावा जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है उनको लेबल के साथ, डायग्राम के साथ, अगर 2 नंबर में डायग्राम है तो ओनली डायग्राम चल जाएगा, पर 3 मार्क्स में अगर कोई डायग्राम पूछा गया है तो उस डायग्राम की कुछ 2 या 4 बातें भी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। इसी एक्सप्लेनेशन के साथ ही आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसमें आप लोगों को देखना है कि कित लेवल तक का कितना ही आंसर। ये नहीं है कि आप राम कहानी लिखने बैठ गए 1 नंबर के क्वेश्चन में, यानी एग्जैक्ट वो जिस बात को पूछ रहा है उसी बात का आंसर आप लोगों को देना है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 1 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, उसी तरीके से हम लोग अब कर रहे हैं चैप्टर 3 के, 2 के हम लोगों ने किए थे, 3 के आप लोग हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन क्या बनता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 2 मार्क्स को डिस्कस करेंगे और 3 मार्क्स को। इसको बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझना है, ताकि आपके बोर्ड के अंदर ये सभी बोर्ड के ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से, इसी पैटर्न से यही आंसर आप लोगों को बोर्ड में ही लिखने होते हैं। अब प्री बोर्ड में भी आप लोगों को अटेम्प्टेशन रहेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चनों से आपको देखना होगा। बट अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं हम, जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें 3rd चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे आप लोग देखें। वाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, नेम द पाउच विच दे आर प्रेजेंट। पहले तो ह्यूमन टेस्टिस, सीधी सी बात है कि बॉडी एब्डोमन, जैसे कि ओवेरी है वो एब्डोमन कैविटी के अंदर ही होती है, बट जो टेस्टिस है वो बाहर क्यों होते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो बिलो देन जो है बिलो नियर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस के 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री से कम होती है। इसलिए जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये बॉडी से बाहर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है, और हमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो बिलो 37 चाहिए, इसलिए जो ये बॉडी से बाहर होती है। और नेम द पाउच, जिस पाउच के अंदर टेस्टिस मिलते हैं उसे स्क्रोटम कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक थर्मो रेगुलेटर है जो मेंटेन करता है टेम्परेचर को। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन टेस्टिस, सर्टोली सेल एंड लेडिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स सेमनीफरस ट्यूब्यूल में जर्म एपिथेलियम के बीचों बीच होती हैं, जो क्या करते हैं, वो नरिशमेंट करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है उसका नरिशमेंट करती है। इसके अलावा जो है एबीपी प्रोटीन भी रिलीज करते हैं। लीडिंग सेल जो है वो सेमनीफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है उसमें मिलती है, इसलिए इसको इंटरस्टेशियल सेल भी बोलते हैं। ये हार्मोन रिलीज करती हैं। लीडिंग जो सेल है वो हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद है हमारे पास मेंशन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मिएशन जो है स्पर्म बनने के बाद जो है वो सर्टोली सेल के साथ बाइंड रहता है, उससे अलग नहीं होता है। उससे फ्री होना, उससे अलग होने की प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड स्पर्मिएशन स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद स्पर्मिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू कॉर्पस लूटियम ह्यूमन ऑफ फीमेल इज फर्टिलाइज्ड। What happened the corpus luteum in a human female of ovum is fertilized and non fertilized। कहता है corpus luteum के साथ क्या होता है, उसका क्या फ्यूचर होता है, वो क्या बनाएगा अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। तो अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, और वो कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन चलता रहता है, जिससे कि एंडोमेटीरियम है मेंटेन रहती है, और जो है प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर भी हेल्पफुल होती है।
बट यहाँ पर जो दूसरा केस है हमारे पास कि अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम का कोई फंक्शन नहीं रह जाता, वो एल्बिकन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द इनिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज न्यू बोर्न बेबी। कोलेस्ट्रम क्या होता है? ओके, कोलेस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क होता है, जब डिलीवरी के बाद जो मिल्क रिलीज़ किया जाता है फीमेल जो ब्रेस्ट से, वो कोलेस्ट्रम जो कि एल्विस और न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उसमें साथ में एंटीबॉडी भी होती हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी का डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है कि किसी भी बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को मदर का दूध जो है इनिशियली मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज एंट्री ऑफ ओनली स्पर्म एंड नोट ensured into an ovum during the fertilization, how is entry only one sperm not many। ये कैसे हो पाता है कि मतलब कि एक ही स्पर्म इंट्रोड्यूस होता है, बाकी नहीं हो पाते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पेल्यूसिडा होता है उसकी बीनीथ पर कोर्टिकल ग्रेनुअल्स होते हैं, और जैसे एक स्पर्म की एंट्री होते ही वो कोर्टिकल ग्रेनुअल जो है वो हार्ड बना देते हैं जोना पेल्यूसिडा को, और नया स्पर्म उसके अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है। चेक द पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा स्पर्म उसके अंदर ना आ जाए। उसी दौरान अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो। ट्रोपोब्लास्ट जो होता है, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, वो कोरियन रूडिमेंट बनाता है और यूट्रस के साथ चिपक कर जो है इनिशियल न्यूट्रिएंट जो है बेबी को देता है। ओके, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस वॉल इन ह्यूमन फीमेल। तो वो हम कह सकते हैं दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्टोसिस्ट की पोजीशन के अंदर वो इम्प्लांट होती है। वेयर इज़ एक्रोजोम, ओके, व्हाट प्रेजेंट इन ह्यूमन राइट इट्स फंक्शन। एक्रोजोम जो होता है वो स्पर्म है, स्पर्म के जो ऊपर की हेड के ऊपर का जो हिस्सा वो एक्रोजोम कहलाता है, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और इसका बहुत बड़ा फंक्शन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो इसी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द चेंजेस ऑफ प्राइमरी oocytes अंडरगो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज इन ह्यूमन ओवेरी। तो ये आप लोगों को देखना है कि चेंज प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocytes में बदलता है, तो क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजिंग होती हैं। तो आप देखते हैं वो ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है ना। प्राइमरी oocytes है उसके अंदर जो है वो सारी की सारी परिवर्तन वो हैप्लॉइड हो जाता है, और जो डिवीज़न रुका हुआ था जो रेस्टिंग स्टेज के अंदर था वो भी कंप्लीट हो जाता है, और होने के बाद सेकेंडरी oocytes या एग कहलाता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ कर दिया जाता है ग्राफिन फॉलिकल से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि हम कह रहे हैं, नेम द सेल नरिशमेंट ऑफ द जर्म सेल इनटू टेस्टिस वेयर दी सेल्स लोकेटेड इन टेस्टिस। नेम द सेल्स नरिश द जर्म सेल इन द टेस्टिस। तो वो सेल है, हम कह सकते हैं नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये जो है सेमनीफरस टेब्यूल में प्रेजेंट रहती है। राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इन, ये फिर एक यही वाली बात दोबारा पूछ ली गई, सर्टोली सेल के फंक्शन क्या है। सर्टोली सेल जो क्या काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम जो है ये ABP प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग। ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, और ये एक बार फिर दोबारा जो है अपने पास आ गया है, क्योंकि देखिए ये अपने पास जो है 2000 कहाँ पे है जो है आउटसाइड 2012 के अंदर से हो रहा है, और यहीं पर मैंने जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए आउटसाइड लोके एब्डोमेन कैविटी, और 2014 के अंदर, मतलब यही क्वेश्चन सेम जो चीज़ है 2 साल 1 साल छोड़कर अगले साल रिपीट कर दिया गया।
तो इसमें ये चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू अ स्कोट्रम प्रोड्यूस स्टेलिटी। देखिए स्टेलिटी इसलिए प्रोड्यूस है, अगर स्कोट्रम में टेस्टिस नहीं आए हैं तो वो जो टेम्परेचर का मेन मुद्दा है, क्योंकि वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें 37 से कम टेम्परेचर चाहिए और बॉडी के अंदर 37 टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, इसलिए वो स्टेलिटी का ही रीजन बनेगा। ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है? लीडिंग सेल जो है इंटरस्टेशियल सेल होती है, ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फिम्बरी। फिम्बरी क्या होती है? फिम्बरी इनफंडिबुलम का आगे फिंगर टाइप जो हिस्सा होता है उसे फिम्बरी बोलते हैं, और वो जो है ओवरी के साथ चिपक कर एग को रिसीव करती है। एग को रिसीव करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, फिर उसके बाद है व्हेन डू oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल एंड मेल। इस पर कहता है कि दोनों में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है और oogenesis कब शुरू होता है। अगर हम देखें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू होता है पुबर्टी एज में, जब मेल जो है वो 13 to 14 एज में जाता है। बट oogenesis का जो केस है, जब फीमेल खुद एम्ब्रियो होती है, यूट्रस में होती है, तब ही उसके अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये शुरू हो जाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। उसका इनिशियल स्टेज जो है उसका 13 से 14 साल है, बट इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये शुरू हो जाता है। तो ये जो हम कह सकते हैं इसका मेन डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन ह्यूमन स्पर्म। एक्रोसोम का फिर एक बार दोबारा, एक्रोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म को एग के अंदर घुसने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। फिर है व्हेन डज oogenesis बिगिन। oogenesis जो अगर हम कहें तो शुरुआत तो इसकी कब हो जाती है? जब वो यूट्रस के अंदर थी, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही ये बिगिन हो जाता है। डिफाइन द स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर डज इट अकर। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पूरी प्रोसेस है जो कि हम लोग जानते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन, और जो है वेयर डज इट अकर्स, तो ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर है, अकर होती है। और इसके साथ है स्पर्म हैव अ टेल वेयर द एग डू नॉट वाइसू। स्पर्म जो होता है वो मूवेबल होता है, उसको मूव होके एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, बट एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिज्ड एक जगह पर रुका रहता है, इसलिए टेल की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी मोटाइल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। मेंस्ट्रुअल फेज, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, राइट द एक्शन देयर आफ्टर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उस स्टेज का नाम बताना है कि ग्राफियन फॉलिकल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स में। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जब वो हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। वो हार्मोन कौन से होंगे? वो हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो वो कॉर्पस लूटियम है, और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कब कन्वर्ट होती है? वो होती है ल्यूटियल फेज़ के अंदर। ल्यूटियल फेज़ में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल, और फिर उसका एक्शन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। और फीमेल सेक्स हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेक्स करेक्टर के लिए और एंडोमेटेरियम के मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है।